नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विषय में जो भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है, गिफ्ट निफ्टी। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी ये नाम आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है, खासकर वो लोग जो बाज़ार पर वो नज़र रखते हैं। बिल्कुल। पहले एक जमाना था जब हम सब SGX निफ्टी का जिक्र सुना करते थे, वो सिंगापुर वाला इंडिकेटर। हाँ, जो सुबह-सुबह बताता था कि आज भारतीय बाज़ार का मूड कैसा रहेगा। एग्जैक्टली पर अब वो कहानी पुरानी हो गई है। हम्म, अब है गिफ्ट निफ्टी और हमारे पास इस पूरे बदलाव को समझने के लिए कई सारे लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं। और आज हम इन्हीं स्रोतों के ज़रिए कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इसे आसान भाषा में समझें। मतलब SGX निफ्टी क्या था, ये गिफ्ट निफ्टी में क्यों और कैसे बदला, हम्म और सबसे ज़रूरी इसका मतलब क्या है, भारत के लिए, निवेशकों के लिए, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री। ये SGX निफ्टी जो अब कह सकते हैं इतिहास बन गया है, ये असल में था क्या और इतना जरूरी क्यों था? SGX निफ्टी मतलब सिंगापुर एक्सचेंज, जिसे SGX कहते हैं, उस पर ट्रेड होने वाला अपने निफ्टी 50 इंडेक्स का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था। और ये कोई नई चीज नहीं थी। लगभग सोचिए 23 साल तक ये चला। 23 साल, काफी लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा जरिया था। वो भारत में आए बिना, यहाँ रजिस्टर हुए बिना, सीधे डॉलर में निफ्टी 50 पर ट्रेड कर सकते थे। अच्छा, मतलब बिना भारतीय रेगुलेशंस के झंझट के। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, उन्हें सीधे NSE पर रजिस्टर नहीं होना पड़ता था। वो सिंगापुर के नियमों के तहत डॉलर में ट्रेड कर लेते थे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, स्पेक्यूलेशन हो या फिर हेजिंग, मतलब जोखिम कम करना हो। और वो सुबह वाली बात, उसकी टाइमिंग, वो इसका सबसे बड़ा USP था शायद। बिल्कुल, ये भारतीय बाजार खुलने से, मतलब सुबह 9:15 से काफी पहले, सुबह करीब 6:30 बजे IST ट्रेड होना शुरू हो जाता था। हम्म तो जाहिर है, ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली इंडिकेटर बन गया था। हाँ, सब सुबह उठकर पहले वही देखते थे कि SGX किधर है। सही कहा। उसी से लोग अंदाजा लगाते थे कि भाई आज NSE हरे में खोलेगा या लाल में। ट्रेडर्स तो अपनी दिन भर की स्ट्रैटेजी इसी को देखकर बनाते थे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये इतना सेट था, इतना पॉपुलर था, तो इससे बदलने की नौबत क्यों आई? सिंगापुर से ये गुजरात के GIFT सिटी कैसे पहुंच गया? देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं साल 2018 में। तब भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और सिंगापुर का SGX, इनके बीच एक कह सकते हैं टकराव की स्थिति बनी। टकराव किस बात पर? ये डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर था। NSE को ये लगने लगा था कि निफ्टी डेरिवेटिव्स का जो इतना बड़ा वॉल्यूम सिंगापुर में ट्रेड हो रहा है, उसका असली फायदा सिंगापुर को मिल रहा है, भारत को उतना नहीं। मतलब वॉल्यूम एक तरह से भारत से बाहर जा रहा था। तो NSE ने वो एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया। अच्छा, तो फिर? तो जाहिर है विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक भी गया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार का एक और बड़ा सपना आकार ले रहा था। आप गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। सरकार इसे एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी IFSC बनाना चाहती थी, बिल्कुल सिंगापुर, दुबई जैसा। तो ये NSE SGX विवाद और गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं जुड़ गए? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये विवाद एक मौका बन गया। काफी नेगोशिएशन, बातचीत, मध्यस्थता के बाद NSE और SGX एक सॉल्यूशन पर पहुंचे। क्या सॉल्यूशन था वो? उन्होंने तय किया कि क्यों ना इस पूरी ट्रेडिंग को ही सिंगापुर से उठाकर भारत ले आया जाए। और कहाँ लाया जाए? गिफ्ट सिटी में। वहां NSE का अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज है, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज या NSE IX। वाओ, मतलब पूरा सेटअप ही शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। और ये हुआ पिछले साल जुलाई 2023 में। रातों रात समझिए SGX निफ्टी के जितने भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिनकी वैल्यू उस वक्त करीब $7.5 बिलियन थी। $7.5 बिलियन? जी, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स NSE IX पर ट्रांसफर कर दिए गए। और उसी दिन से SGX निफ्टी का नाम बदलकर हो गया गिफ्ट निफ्टी। तो अगर किसी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना हो तो गिफ्ट निफ्टी क्या बला है? सीधा सीधा फंडा ये है कि है तो ये वही निफ्टी 50 का डॉलर वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, बस अब ये सिंगापुर के बजाय भारत की जमीन से गिफ्ट सिटी से ऑपरेट होता है। और मकसद? मकसद साफ है। पहला, जो बिजनेस इंडिया से बाहर जा रहा था उसे वापस लाना, जिसे ऑनशोरिंग कहते हैं। दूसरा, गिफ्ट सिटी को एक वाइब्रेंट, एक्टिव ग्लोबल हब बनाना। और तीसरा, विदेशी निवेशकों को भारत में इन्वेस्ट करने का एक और रेगुलेटेड, आसान और शायद ज्यादा आकर्षक रास्ता देना। ठीक है, ये कहानी तो समझ आ गई। अब जरा इसके टेक्निकल पहलू पर आते हैं। मतलब ये GF निफ्टी पुराने SGX निफ्टी से कैसे अलग है
और जो हमारे देश में एनएसई पर निफ्टी एफएनओ ट्रेड होता है उससे कैसे अलग है? पहले एसजीएक्स से तुलना करते हैं। सबसे पहला फर्क तो लोकेशन का ही है, जैसा हमने कहा। वो सिंगापुर, ये गुजरात। जगह बदली तो जाहिर है नियम कानून रेगुलेटर सब बदल गए होंगे। हाँ बिल्कुल। पहले सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी MAS के नियम थे। अब भारत की अपनी रेगुलेटरी बॉडी है IFSC के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी IFSCA। ये खास GFCT जैसे सेंटर्स के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, ये IFSCA देखती है अब सब कुछ। जी, ये एक यूनिफाइड रेगुलेटर है, मतलब बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट सब इसी के दायरे में आते हैं GFCT के अंदर। और ट्रेडिंग टाइमिंग में जो बड़ा बदलाव आया वो तो कमाल का है, लगभग 21 घंटे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और शायद GF निफ्टी का एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। SGX निफ्टी चलता था करीब 16 घंटे, गिफ्ट निफ्टी चलता है लगभग 21 घंटे। ये 2 सेशन में है, पहला सुबह 6:30 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक, फिर एक छोटा ब्रेक, और फिर शाम 4:15 बजे से देर रात 2:45 बजे तक। ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक। हाँ, कह सकते हैं। इसका फायदा यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इन्वेस्टर, चाहे वो एशिया में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में, वो अपने टाइम जोन में ट्रेड कर सकता है। एग्जैक्टली वो अपने मार्केट आवर्स में इंडियन इंडेक्स पर पोजीशन ले सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है। समझ गई। अब आते हैं दूसरी तुलना पर। गिफ्ट निफ्टी बनाम हमारा अपना देसी निफ्टी एफएनओ जो NSE पर होता है, इसमें क्या बड़े फर्क हैं? यहाँ भी कई इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं। पहला तो प्लेटफॉर्म का फर्क। वो NSE IX GFT सिटी, ये मेन NSE मुंबई। और इसमें कौन ट्रेड कर सकता है ये भी अलग है शायद? हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। गिफ्ट निफ्टी डिजाइन किया गया है खास तौर पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, FPIs, NRI और दूसरे जो एलिजिबल ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। जब हम जैसे आम भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स? नहीं, भारत में रहने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स रिजर्व बैंक की LRS स्कीम के तहत इसमें सीधे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जबकि जो घरेलू एफएनओ है NSE पर, वो सबके लिए खुला है, इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स और बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स भी। करेंसी का फर्क तो साफ है, डॉलर बनाम रुपया। टाइमिंग भी देख ली, 21 घंटे बनाम 6.5 घंटे। लेकिन आपने एक रेगुलेटरी विरोधाभास की बात की थी, वो क्या मामला है? हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, GFT निफ्टी का एक मकसद क्या है? विदेशी पैसा खींचना। तो वहां पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नियम थोड़े उदार रखे गए हैं, मतलब ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपनाया जा रहा है। जैसे हाल ही में वहां डेली एक्सपायरी, जिसे 0 डे टू एक्सपायरी 0DD कहते हैं, वो शुरू की गई है। 0 डे एक्सपायरी, ये तो बहुत रिस्की माना जाता है ना? हाँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म हाई रिस्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। शिकागो जैसे बड़े ग्लोबल एक्सचेंजों पर ये चलते हैं। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि GIFT निफ्टी में जो ट्रेड कर रहे हैं वो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, मतलब वो इन चीजों के रिस्क को समझते हैं। अच्छा। और इसके उलट अपने घरेलू एफएनओ मार्केट में सेबी का क्या रुख है? डोमेस्टिक मार्केट में जहां लाखों छोटे रिटेल निवेशक हैं, वहां सेबी का रुख ज्यादा, कह सकते हैं कॉशियस है, ज्यादा सतर्क है। क्यों? क्योंकि सेबी की खुद की स्टडी आई थी जिसमें पता चला कि एफएनओ में ट्रेड करने वाले करीब 90% रिटेल निवेशक पैसा गंवा रहे हैं। 90%? जी, 90%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस वजह से रिटेल निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने हाल में नियम थोड़े सख्त किए हैं। जैसे एक्सचेंजों को बहुत ज्यादा वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने से एक तरह से रोका है या डिस्करेज किया है। ये तो वाकई बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक ही देश, एक ही निफ्टी 50, पर उसके डेरिवेटिव्स के लिए 2 अलग-अलग रेगुलेटरी फिलॉसफी चल रही हैं। फॉरेनर्स के लिए लिबरल, डोमेस्टिक रिटेल के लिए स्ट्रिक्ट। हाँ, ये एक देखने वाली बात है। इसके पीछे शायद मिक्स्ड कारण है। एक तरफ GIFCT को सक्सेसफुल बनाना है, ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। दूसरी तरफ डोमेस्टिक मार्केट में छोटे निवेशकों का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, पर सवाल जरूर उठता है कि ये ड्यूअल अप्रोच कितना सस्टेनेबल है। और एक और बड़ा फर्क जो हमेशा हाईलाइट होता है, टैक्स। GIFCT में टैक्स का क्या सीन है? हाँ, टैक्स एक बड़ा इंसेंटिव है। क्योंकि GIFCT एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहां ट्रेडिंग पर कई टैक्स या तो लगते नहीं या बहुत कम हैं। जैसे STT, CTT ये नहीं लगते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ शर्तों के साथ छूट है। जबकि ये सब टैक्स हमारे घरेलू मार्केट में लगते हैं।
बिल्कुल, घरेलू बाजार में ट्रेडिंग पर ये सब लागू होते हैं। तो ये टैक्स आर्बिट्राज विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। पर क्या सिर्फ टैक्स छूट काफी है सिंगापुर दुबई को छोड़कर यहाँ आने के लिए? देखिए, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ टैक्स ही सब कुछ नहीं है। इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि रेगुलेशन कितना स्थिर है, बिजनेस करना कितना आसान है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, यानी खरीदने बेचने वाले आसानी से मिलते हैं या नहीं। पूरा इकोसिस्टम मायने रखता है। बिल्कुल, पूरा इकोसिस्टम। और जीआईएफटी सिटी अभी इन पैमानों पर खुद को मजबूत कर रही है। रास्ता अभी लंबा है। ठीक है, तो अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं। इस पूरे मूव का, जीआईएफटी का ओवरऑल महत्व क्या है, इम्पैक्ट क्या है? पहला इम्पैक्ट तो वही है जो एसजीएक्स का था। ये अभी भी इंडियन मार्केट खुलने से पहले ग्लोबल सेंटिमेंट का एक लीडिंग इंडिकेटर है। ट्रेडर्स इसे रोज सुबह देखते हैं। दूसरा, ये जीआईएफटी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। हाँ, ये तो है। इससे जीआईएफ सिटी की विजिबिलिटी बढ़ी है। ये भारत की उस एम्बिशन को सपोर्ट करता है कि हम भी एक मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बने। और सबसे बड़ी बात, जो निफ्टी का वॉल्यूम बाहर जा रहा था, वो और उससे जुड़ा डेटा अब भारत में ही रहेगा। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। पर क्या सिर्फ वॉल्यूम ले आना काफी है, या जीआईएफ सिटी को वाकई सिंगापुर जैसा बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए? वॉल्यूम लाना सिर्फ पहला कदम है, हालांकि ये बहुत जरूरी कदम था। असली सफलता तब होगी जब जीआईएफ सिटी एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाए। मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि वहां फंड मैनेजमेंट हाउसेज आए, फिनटेक कंपनियां आए, एयरक्राफ्ट लीजिंग का काम हो, बुलियन एक्सचेंज चले। मतलब एक पूरा फाइनेंशियल सुपरमार्केट। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा हब जहां हर तरह की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस मिले। इसके लिए लगातार काम करना होगा, रेगुलेशन सुधारने होंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बनाना होगा, टैलेंट को अट्रैक्ट करना होगा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सीधे सीधे क्या फायदे हुए? उनके लिए अब इंडिया के मेन इंडेक्स निफ्टी 50 पर पोजीशन लेना आसान हो गया है, सीधा हो गया है। डॉलर में ट्रेडिंग है तो करेंसी रिस्क नहीं है, टाइमिंग की सुविधा है 21 घंटे, हेजिंग का एक और टूल मिल गया, और टैक्स बेनिफिट्स अलग। ये जो एनएसई एसजीएक्स डील हुई, इसकी बनावट भी थोड़ी अनोखी है। ट्रेडिंग इंडिया में, पर क्लियरिंग सिंगापुर से, ये कैसे? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी जो अरेंजमेंट है उसमें ट्रेडिंग तो एनएसई आईएक्स के प्लेटफॉर्म पर होती है, गिफ्ट सिटी में, लेकिन ट्रेड होने के बाद जो क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम है, हाँ, वो एसजीएक्स की ही एक सब्सिडरी कर रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे जो रेवेन्यू आता है वो एनएसई और एसजीएक्स करीब-करीब आधा-आधा बांटते हैं। अच्छा, तो एसजीएक्स का रोल अभी भी काफी बड़ा है इसमें। जी हाँ, सेटलमेंट साइड पर उनका रोल अभी भी क्रिटिकल है। और गिफ्ट निफ्टी नाम से सिर्फ निफ्टी 50 ही है या और भी इंडेक्स है? नहीं, अब 4 प्रोडक्ट्स हैं। मेन तो गिफ्ट निफ्टी 50 ही है। उसके अलावा गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और गिफ्ट निफ्टी आईटी भी हैं। तो सेक्टोरल बेट्स भी लिए जा सकते हैं। और एक बात और पढ़ने में आई कि भारतीय ब्रोकर्स के लिए भी गिफ्ट सिटी में दुकान खोलना आसान कर दिया है सेबी ने। हाँ, ये भी एक जरूरी कदम है। पहले इंडियन ब्रोकर्स को अगर गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलनी होती थी तो सेबी से अलग परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो जरूरत हटा दी है। वो बिना सेबी की परमिशन के वहां अपनी ब्रांच या एसबीयू खोल सकते हैं। हाँ, आईएफएससीए के नियम तो मानने ही पड़ेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे उनके लिए ऑपरेशन आसान होगा, शायद कॉस्ट कम होगी, और वो गिफ्ट सिटी के बिजनेस में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए, फायदे महत्व ये सब तो ठीक है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, रिस्क। इस सब में किन जोखमों का ध्यान रखना जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि निफ्टी 50 खुद क्या है। ये सिर्फ एक नंबर है, एक इंडेक्स। आप इसे डायरेक्टली खरीद बेच नहीं सकते। हाँ, ये कोई शेयर नहीं है। बिल्कुल, अगर किसी को निफ्टी 50 जैसा रिटर्न चाहिए तो उसका आम तरीका है निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदना। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो शेयर की तरह ट्रेड होता है, और इसमें निफ्टी की वही 50 कंपनियां होती हैं उसी वेटेज में। और ईटीएफ में रिस्क कितना होता है? देखिए, ईटीएफ भी मार्केट रिस्क के अधीन है। बाजार ऊपर नीचे होगा तो ईटीएफ भी होगा, लेकिन क्योंकि आपका पैसा 50 अलग अलग कंपनियों में बटा हुआ है तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसे सिंगल स्टॉक से कम रिस्की माना जाता है, खासकर लंबी अवधि के लिए। लेकिन जीएफ्ट निफ्टी या अपना घरेलू एफएनओ, ये ईटीएफ से बहुत अलग चीजें हैं ना? जमीन आसमान का फर्क है और बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव्स होते हैं और इनमें लेवरेज का इस्तेमाल होता है। लिवरेज मतलब उधारी लेकर खेलना? हाँ, एक तरह से।
आप थोड़े से पैसे, जिसे मार्जिन कहते हैं, उसे जमा करके अपनी मार्जिन मनी से कई गुना ज्यादा वैल्यू की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया तो थोड़े पैसे पर आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा और तेजी से हो सकता है। लिवरेज प्रॉफिट को जितना मैग्नीफाई करता है, लॉस को भी उतना ही करता है। जरा सा मार्केट मूवमेंट आपके खिलाफ गया तो आपका पूरा मार्जिन वाइप आउट हो सकता है, और कई बार तो नुकसान मार्जिन से भी ज्यादा हो सकता है। बाप रे, मतलब घर से पैसे देने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एफएनओ ट्रेडिंग, चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो या डोमेस्टिक, इसे हाई रिस्क माना जाता है। ये आमतौर पर अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है, या इंस्टीट्यूशंस के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो इसे हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का रिस्क कम करने के लिए। सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, खासकर नए या कम जानकारी वाले निवेशकों के लिए। और ये जीरो डीटी जैसे प्रोडक्ट्स तो और भी ज्यादा रिस्की हैं। ये चेतावनी बहुत जरूरी है। अच्छा, सेटलमेंट कैसे होता है GIFT निफ्टी का? ये कैश सेटल होते हैं, मतलब एक्सपायरी पर कोई शेयर की लेन देन या डिलीवरी नहीं होती। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और सेटलमेंट प्राइस के बीच जो फर्क होता है, उसका कैश में हिसाब किताब होता है। और करेंसी? ये डॉलर में होता है, और सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है, यानी ट्रेड के अगले बिजनेस डे पर। और अपना घरेलू FNO? वो भी कैश सेटल ही हैं, पर रुपए में, और उनकी एक्सपायरी और सेटलमेंट आमतौर पर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। ठीक है। और अगर किसी को GIFT का लाइव रेट देखना हो तो? NSE IX की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और आजकल तो सारे बड़े फाइनेंशियल पोर्टल्स, बिजनेस चैनल्स, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स, सब जगह इसके लाइव कोट्स मिल जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है हमने GIFT के लगभग हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हमने देखा कि कैसे सिंगापुर का SGX निफ्टी अब भारत की GIFT सिटी का GIFT निफ्टी बन गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डॉलर में लगभग 21 घंटे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म देता है। और भारत के लिए ये अपने फाइनेंशियल बिजनेस को देश में वापस लाने, डेटा को कंट्रोल करने और सबसे बढ़कर GIFT को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत एम्बिशियस कदम है। हमने ये भी समझा कि कैसे इसके नियम थोड़े अलग हैं। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए उदारता है, टैक्स बेनिफिट्स हैं, जबकि घरेलू मार्केट में सेबी रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही है। ये ड्यूअल रेगुलेटरी अप्रोच एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है। बिल्कुल। तो कहानी समझी, फर्क समझे, महत्व समझा, रिस्क भी समझे, अंत में क्या विचार लेकर जाए श्रोता? देखिए, ये पूरा डेवलपमेंट कुछ फंडामेंटल सवाल खड़े करता है। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, क्या ये ड्यूअल रेगुलेटरी सिस्टम बाहर वालों के लिए अलग, घर वालों के लिए अलग, ये लंबे समय तक चलेगा? और दूसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या गिफ्ट सिटी वाकई वो बन पाएगी जिसका सपना देखा गया है? क्या ये सिंगापुर, दुबई को रियल कंपटीशन दे पाएगी? क्या ये भारत को ग्लोबल फाइनेंस के मैप पर एक नई मजबूत पहचान दिला पाएगी? ये अभी देखना बाकी है। हाँ, इस पर वाकई बहुत कुछ सोचने के लिए है और आगे नजर रखने के लिए भी। बिल्कुल। ये भारत के फाइनेंशियल एम्बिशन का एक बड़ा टेस्ट केस है। इसकी सक्सेस या फेलियर के दूर तक असर होंगे। आज इस बहुत ही गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।